लोग के इस विशाल ब्रह्मांड के अंदर कहाँ कहाँ क्या है, कहाँ किस स्वरूप में है, कहाँ किस तरह से है, अलग अलग स्वरूप कहाँ पर कैसा है, ये यहाँ पर अभिव्यक्त कर रहे हैं। अब बात चल रही है कि हवा पानी की बात। शायद आपको लगता होगा कि हवा पानी के बिना में दुनिया का कोई भी एक खंड बाकी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। नीचे की 7 नरक क्षेत्र के नारकी जीवों को पानी की आवश्यकता नहीं। हमको दिन में 10 बार पानी पीना पड़ता है, नारकी जीवों को पूरी जिंदगी में एक बार भी पानी पीने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन हवा की श्वास लेने की आवश्यकता सब। देवलोक के अंदर असंख्य देवी देवता है, भूत प्रेत वैद्य ज्योतिष वैमानिक देवता वगैरह सब असंख्य है। हमको दिन में 10 बार पानी पीने की आवश्यकता पड़ती है। देवगति के देवी देवताओं को पूरी जिंदगी में कभी पानी पीना ही नहीं पड़ता। हम हमारा हिसाब करें कि 100 वर्ष के आयुष्य के अंदर रोज के 10 गिलास के हिसाब से गिनती करो तो हमने 100 वर्ष में कितना पानी पिया होगा। एक बूंद के असंख्य जीवों के हिसाब से गुणाकार करने लगे तो हमने 100 वर्षों के अंदर जितना पानी पिया है। अब पीना तो अनिवार्य है, नहाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन पीना अनिवार्य है। अब पी करके हमने कितनी हिंसा की, जितनी अनिवार्यता है उसका हिसाब करो तो, और अनिवार्यता न होने पर भी अगर हम उतने जीवों की हिंसा ज्यादा करते हैं तो गुणाकार बढ़ता जाना है, स्वाभाविक रूप से गुणाकार बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर जो जीवों का प्रमाण दे। अब रही बात किसकी साथ, देव नरक के देवता और नारकी जीव क्यों नहीं पानी पीते, उनको आवश्यकता क्यों नहीं रहती है? उनका शरीर ही वैक्रिय प्रकार का है। जिनका शरीर औदारिक कक्षा वर्गना से बना है उन्हीं को पानी की, आहार की, भोजन की आवश्यकता रहती है। इसके सिवाय वैक्रिय शरीरधारियों के लिए आहार पानी की आवश्यकता नहीं रहती है। बोलो अक्षर, विजय कुमार जी बोलो। जस्ट रिपीट द सेंटेंस। क्या बड़ी बात है, बोलो जानना है। इसका शरीर औदारिक शरीर का लक्षण होती है, उसको ही आहार और पानी। इस सब में अधूरा क्यों बोल रहे, पूरा बोलो। अब ये बात फिक्स हो गई था। मतलब क्या हुआ, वनस्पति को पानी की आवश्यकता रोज की है, हवा की आवश्यकता रोज की है। अब ये तो हम जब समझते थे, सवाल किस बात का है, हवा के जीवों को भी हवा पानी की आवश्यकता है। अरे ये बात समझ में, आपने क्या नियम बनाया, श्वास और आयुष्य ये सबके लिए अनिवार्य है। 10 प्राण के अंदर 9वां प्राण 10वां प्राण सबके लिए अनिवार्य है। अब रही बात ये कि हवा के जीव वो कैसे श्वास लेंगे। अरे ये बात सोचो थोड़ा शांति से। हवा के जीवों को पानी की आवश्यकता है। चलो भाई, पानी अब काय के सूक्ष्म जीव चौराहे लोग में सर्वत्र है, कोई भी किसी तरह से लेकर के अपना काम चला रहे। जब आपने ये देखा कि हवा के जीव अब ऑलरेडी अगर इसी प्रकार में, अब ये हमने रोज ये किया है, अगर आप ये देखो कि हवा का जीव अगर इस तरह से, जिसको एक बार हमने कहा मंडलिक वायु, यहाँ पर पाठ के अंदर शब्द ये है मंडलिक वायु। अब वो गोल 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 घूमते 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 इसी तरह से ऊपर चढ़ता जाए चढ़ता जाए चढ़ता जाए। Nowadays we can say this is one type of cyclone. साइक्लोन के लिए हिंदी में शब्द है चक्रवात। हाँ, वो जैसे गोल गोल घूमता जाए और अगर जमीन पर से घूमता हुआ समुद्र के भाग पर आ जाए तो स्टीमरों को भी गोल घुमा के डुबा देते। इतनी भारी ताकत इतनी आती है। धरती पर होवे तो यहाँ पर भारी से भारी वस्तुओं को भी कैसे गोल गोल घुमा करके उड़ा उड़ा करके ऊपर फेंक देते।
अब उसका स्तर बना हुआ है, अगर कितनी लिमिट तक वो ऊपर जाता है और ऊपर से अगर सामने से महावात आता है, आ रहा है ख्याल में, इधर से तो मंडलिक वायु गया और ऊपर से महावात आया, तो वो फिर उसको एक है चक्रवात और एक है आंधी तूफान। सब प्रकार अलग अलग है। अब इन सब प्रकारों के हिसाब से उनके जीव, अब उनके जीवों का प्रमाण थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब जैसे हम पानी के जीवों को जमा करके बर्फ बना देते हैं, अब पानी अगर क्यूब्स के अंदर बर्फ बना है तो कितने प्रमाण में जीवों का प्रमाण बढ़ा सकता है। आ रहा है ख्याल में आपको? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपने एक गिलास पानी के अंदर और इसी पानी को अगर आपने जमा करके, अगर ये पानी जिस प्रमाण में जितना है, अब इसके आधार पर आपने इसको जमा दिया, अब पानी जो जम गया तो मतलब क्या हुआ? इधर देखिए, अगर इसके अंदर मान लो कि हम 10 लाख के जीवों की संख्या गिनते हैं, तो आते आते वही यहाँ पर 100 लाख की संख्या मतलब 1 करोड़ की हो जाए। So anytime when you are putting that water in the fridge, अब वो एकदम 0 डिग्री पर जाता है। अभी हम 3 दिन से रोज समझ रहे हैं कि स्पर्श इंद्रिय एक ही इंद्रिय उसकी है और उसको पानी शीतल जरूर है, लेकिन एक लिमिट में ही ना वो ठंडी सहन कर सकता है। आपकी भी स्पर्श इंद्रिय चमड़ी है, हम अगर आपकी स्पर्श इंद्रिय से देखें तो आप कितने डिग्री तक ठंडी सहन कर सकोगे? और आपको 0 और 0 में भी -0 डिग्री करके आपको 0.5, 0.10 डिग्री, -10 डिग्री, -40 डिग्री पर आपको रखा जाए तो वैसे पानी को भी ले जा करके आप उसको -, डिग्री पर नीचे उतार दो। आप हिमालय पर रोज इतनी बर्फ कहाँ से जम रही है? फिर एक माँ बच्चे को कहानी सुनाते समझाती है, रात को देवता आते ना सब रख जाते हैं। मम्मी बच्चों को कहानी सुनाती है कि मंदिर जब दर बंद हो जाता है तो भगवान के रात को खा लेते। वो हम लोग जितना फल नैवेद्य रखते हैं ना, बच्चा पूछता मम्मी भगवान को अकेले हैं, इतना फल मिठाई कितना कब खा रहे? माँ कितने खा रहे? नहीं भगवान आप सबका सामने नहीं खा रहे, मंदिर बंद हो जाए बच्चे भगवान खा रहे। मेरे महाराज साहब तो आपने रात को खाना तो ना केवल भगवान रात को खा रहे, भगवान ने पाप नहीं लाए, चुप बैठ मत खा रहे। ये है मम्मी का तरीका। अब न तो सही ज्ञान देती है, मम्मी सोचती है एक जवाब दे दूंगी चुप हो जाएगा, एक जवाब दे दूंगी चुप हो जाएगा, मेरा मत तो खाए। अब वो माँ नहीं जानती है कि बच्चे की बुद्धि बढ़ रही है, एक के बाद दूसरा प्रश्न, दूसरे के बाद तीसरा प्रश्न। कोई माँ नहीं चाहती अपने बच्चे को ज्ञान देना, बस माँ एक ही चाहती है कि माय बॉय मस्ट बी ओबेडिएंट, ही मस्ट फॉलो माय ऑर्डर, बस वो मेरा आज्ञाकारी बेटा बने। अब ये माँ इस जमाने में होना नहीं है साहब। ऐसे कलयुग में आप भी समझो, आप जब समझते हो कि मेरा बेटा बहुत होशियार है, अब वो होशियारी आपके सामने व्यक्त करता है तो आपको भी उसकी होशियारी स्वीकार तो करनी चाहिए। माँ तो खा रहे ये बोलना ही बंद कर दो आज पहले, बिल्कुल नहीं। It is the duty of the parents, they should satisfy the child. आपका कर्तव्य है बच्चों की जिज्ञासा संतोष। अब वो जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो उनकी जिज्ञासा संतोषी। अब बात ये हो गई कि माँ को ज्ञान नहीं है, बाप को ज्ञान नहीं है और इसलिए वो बच्चों को देना नहीं चाहते। अब नहीं है तो बच्चों के सामने अपनी पोल भी खुल जाए, इसके लिए वो एक रखकर मत उठा रहे करके उसको चुप कर देंगे। अब यूं आप बच्चों को चुप करोगे, बच्चा ज्ञान से वंचित रह जाएगा और उसके दिमाग पर आपकी गलत छाप पड़ेगी। मम्मी मतलब ऐसी छाप मत मारिए। ऐसी गलत छाप पड़ने के बाद
बच्चे के दिल में माँ के प्रति जो रिस्पेक्ट होगा वो बढ़ जाएगा और थोड़ा सा बड़ा हुआ कि आपके हाथ से चला जाए। यहाँ पर महावीर ने सब बातों का उत्तर दिया। क्यों दिया है? एक तो महावीर केवल ज्ञानी, परमात्मा है त्रिकाल ज्ञान, सर्वज्ञ है, स्पष्ट रूप में सब बरोबर उत्तर देते हैं। ये जो यहाँ पर पानी आप देख रहे हो, अगर आप एक गिलास पानी पी रहे हो, आप एक तपेले में 5 लीटर रख करके अपना काम करो, वही आपने रख करके बर्फ बना दिया, जमा दिया, मतलब आप 10 गुनी हिस्सा ज्यादा कर रहे हो। क्या फायदा है आपको? क्यों बर्फ बना करके उपयोग करें? सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। दूध को दही बनाना है, बाहर ही रखो, दूध का दही बनता है। आपको फ्रिज के अंदर रख करके दही बनाने की जरूरी नहीं है। जो महिलाएं ये गलती करती है, दूध भी दही बनाने के लिए फ्रिज में रख देती है, नहीं बाहर सुबह बाजू निकाल दे, वैसा करे वही क्यों? फ्रूट बनाया फट से फ्रिज में, जूस निकाला फट से फ्रिज में। अब ये कहाँ से सीख के आए समझ में नहीं आ रहा। या तो आप लोग सिखाते हो ये सारा बिल्कुल, अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है। इनको पूछो कि कौन सिखाते हैं आपको? पतिदेव सिखा, बाहर जीवन तो कोई आ रहा है तो सिखा, थाली सामने रखो तो खाना आ रहा है, बाहर नहीं आ रहा है। उनके दिमाग में आपके प्रति जो छाप है वो फिक्स है। अब वो सोनी कंपनी की कैसे कोई बदल नहीं सकता। ऐसी स्थिति के अंदर सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो। जो लोग दूध भी दही भी फ्रिज में बनाकर खाते हैं, उनको डायबिटीज बहुत जल्दी होती है। भोजन करने के बाद फ्रिज में से निकाल कर ठंडा दही खाते हैं, लस्सी पीते हैं, छाछ पीते हैं, उनको डायबिटीज जल्दी होने के चांस है। ये हमारा डायफ्राम जो है पेट का, ये डायफ्राम इट इज जस्ट लाइक तवा। अगर तवा गर्म है तो रोटी सेकी जाएगी, आपका डायफ्राम गर्म है तो खाया हुआ डाइजेस्ट होगा। आपने नाश्ता किया, 3 मिठाई खाई, आपने सब कुछ खाया पिया और ऊपर से ठंडा दही या लस्सी खा लो तो पूरा तवा ठंडा। अब जो 3 मिठाई वो भी डाइजेस्ट नहीं होगी, फिर आप देखो तो कल सुबह तक हो या यही चलता रहेगा। और फिर आप बोलोगे डॉक्टर के पास जाना है, फिर इसके पास जाना। क्या गलती करो? मिठाई खा करके आइसक्रीम खाते। इतने होशियार है, कभी आप शादी में जाकर देखिए, इधर खाएंगे उधर खाएंगे, दौड़ेंगे साथ, एक स्टॉल इधर, एक स्टॉल उधर, एक स्टॉल इधर, एक स्टॉल उधर, दौड़ेंगे आप। बराबर वीडियोग्राफी करिए आप उस समय से, फोटो दिखाते, फिर आपको पता चलेगा, समझेंगे। ऐसी स्थिति सब कुछ खाने के बाद और क्या बाकी रह गया? तो आइसक्रीम खाएंगे, बस बात पूरी हो गई। सब खाने के बाद जिसने आइसक्रीम खाई उसने अपना डायफ्राम ठंडा कर दिया। अब वो डाइजेशन नहीं होगा, अब वो जल्दी से जल्दी डायबिटीज में जाएगा। और डायबिटीज होने के बाद कभी कोई डॉक्टर किसी की डायबिटीज मिटाते ही है, पॉसिबल ही नहीं है। अब नाउ ही इज नॉट द पेशेंट बट डॉक्टर सेज दैट ही इज माय परमानेंट क्लाइंट। फर्क क्या पड़ा साहब? पेशेंट बनना है, परमानेंट क्लाइंट बनना है। डॉक्टर अपना बरोबर लिस्ट रखते हैं, कितने मेरे परमानेंट क्लाइंट हैं। वो बरोबर बोलेंगे हाँ साहब हर सप्ताह टेस्टिंग कराना, हर वीक टेस्टिंग कराना, आपका नंबर आप आते ही जाओ, टेस्टिंग कराते जाओ, आपका जेब खाली होते जाए, डॉक्टर का जेब बढ़ता जाए। आपकी डायबिटीज कभी मिटेगी नहीं, ब्लड प्रेशर कभी मिटेगा नहीं, थायराइड कभी मिटेगी नहीं, कुछ भी नहीं। आजकल के डॉक्टरों की ये पॉलिसियाँ बदल गई है। अब डॉक्टर में सेवा वृत्ति रही नहीं है, वो किसी रोगी को निरोगी करने में राजी नहीं है। आयुर्वेद की फिलोसॉफी साफ कहते हैं कि डॉक्टर अगर किसी का रोग नहीं मिटाते हैं तो वो भी नरक में जाता है। अब वो आयुर्वेद वाले कह रहे हैं। यहाँ की बात समझ लीजिए, खान पान का विवेक सही ढंग से होना चाहिए। पानी भी कब पीना, कब नहीं पीना, कितना नहीं पीना, कब पिया जाता है, कब नहीं पिया जाता है। भोजन के पहले जो पानी पीते हैं वो बीमार जरूर होंगे, और भोजन करते समय ज़्यादा पानी पीते हैं वो
जरूर बीमार होंगे और भोजन करने के तुरंत बाद फटाफट जो है पीते हैं वो डबल बीमार होते हैं। मतलब पानी पीने का अपना एक विज्ञान है। आपको पानी पीना है भोजन करने के 1 घंटे पहले पीजिए। पानी पीना है भोजन के बीच में 2 रोटी खाए, बाद में 2 रोटी और बाकी है, बीच के अंदर 5 गिलास, ज़्यादा से ज़्यादा 5 गिलास बस। क्योंकि जो सारा भोजन पेट में स्टमक में जाएगा वो अंदर जाकर के एक घोल बनता है। और क्या वो इडली हो अब वो घोल बनता है सब पूरा। अब उसमें से अंदर सिस्टम को काम करने में, डाइजेशन करने में इजी रहता है। प्रोटीन, कैलोरीज, कैल्शियम, आयरन जो भी है वो एनालिसिस करने में फायदा। जो लोग भोजन करने में बिल्कुल पानी न पिए उनका मल पत्थर जैसा बन जाता है, फिर पाइल्स की तकलीफें और बीमारियां शुरू हो जाती है। तो कभी पानी क्यों पियो? पानी तो घड़े पी नहीं चाहते, तो पहले एक बार तो पराया माल अपना था। अब उनकी मानसिकता ही उल्टी होती है, क्या करना समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप जरूरी है, आवश्यक। अब भोजन पूरा हो गया और दर 1 गिलास पानी पी रहे तो बहुत बड़ी मूर्खता है। वो जो घोल बनाता है वो सारा पानी बन जाएगा। एक ब्रह्मांड में लिमिट सर हो गए तो इडली बनेगी, नहीं तो कैसे बनेगी? अब पूरा पानी कर दो अंदर तो फिर इडली कैसे बनेगी? ऐसा नहीं होना। अब भोजन करने के 2 घड़ी के बाद पानी पी। आयुर्वेद शास्त्र के नियम से 2 घड़ी लिखी है, आपके हिसाब से 60 मिनट भी समझ लो। 1 घंटे के बाद फिर जैसे जैसे पियोगे ताकि वो उसके अंदर की सिस्टम जो चल रही है प्रॉपर डाइजेशन कर रहा है। चलो भाई, पानी पीने के लिए तो आपने नियम बनाए, लेकिन हवा के लिए क्या नियम बनाए? श्वास के लिए क्या नियम? ये भी नियम होने चाहिए। जब पेट खाली है, कुछ भी नहीं खाया पिया है, तब प्राणायाम करके श्वास लंबी लो, गहरी लो। पेट भरने के बाद आप लंबी गहरी श्वास लेके प्राणायाम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि श्वास के साथ लंग्स और पेट का दोनों का संबंध होता है। ये बात जरूर। अब आप मात्र भोजन को प्राधान्यता देते हैं, जबकि यहाँ पर श्वास को प्राधान्यता ज़्यादा दी जाती है। If you are not taking that much oxygen and if your oxygen is not in the sufficient amount, it will not spread in your whole the body, so the small tissues of the body will not live. आपके शरीर का अंतिम एक सेल भी अगर जीवित रहता है तो वो ऑक्सीजन से जीवित है। अगर आप ऑक्सीजन की लेने की मात्रा कम कर रहे हो तो क्या? हम यहाँ पर कुछ बात कर रहे हैं कि क्या ऑक्सीजन है कि किस प्रकार की है। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये जो वायुकाय के जीव हैं, जिस प्रकार के जीव अब जितने प्रमाण में है, चलो पानी के जीव श्वास के अंदर हवा ले रहे हैं, पत्थर के अंदर के जीव श्वास लेने में हवा ले रहे हैं। अब बताइए, ये हवा के जीव, अब ये श्वास कैसे लेंगे? हाँ, ये बात बोलिए साहब। पानी के जीव श्वास, अभी बात तो पक्की हो गई, 4 ही प्राण है एक इंद्रियों के, और संसार के समस्त जीवों को श्वास और आयुष्य कंपल्सरी है। बिना श्वास लिए कोई जी नहीं सकता है। अब इनको भी श्वास लेनी कि नहीं लेनी, जन्म लेना कि नहीं, जीवन जीना कि नहीं, मरना कि नहीं, सुख है कि नहीं, दुख है कि नहीं, आहार है कि नहीं, पानी है कि नहीं, श्वास है कि नहीं, सारी प्रक्रिया एक इंद्रिय में सबके लिए समान रूप से। बोलो अब क्या करेंगे? या तो कोई जांच करो, पद्मावती को बोलो, पहले को बोलो, सीधे महाविद्यालय ले जाए। क्या एक दिन वहाँ जाके दर्शन सुन के आता हूँ, 4 कमान से फिर खाना आते हो, इतनी देर लगेगी यहाँ से महाविद्यालय में जाना। अब ये आप जिसने साधना की हो, आपकी साधना काले भैरव की है कि गोरे भैरव जी की, बटुक भैरव जी की, किसकी? आप ले उनको बोलो, विनती करो सर, आपके कब्र पर बैठा तो मैं बैठता हूँ, मेरे को ले जाओ सीधे सिमंदर स्वामी को पूछ के आए। इसके लिए तो देवी देवताओं को काम करना जरूरी है। या तो भाई मेरे को नहीं ले जाते हो तो मत ले जाओ, आप भी जाके पूछ के आ जाओ।
हम रोज बार बार कहते सुनो चंदा जी श्रीमंदर परमात्म पासे मुझली न तड़ी। अब मैं मेरी विनती जो आपको कहता हूँ, आप तो रोज ही जाते हो, मैं तो नहीं जा पाता हूँ, तो आप जाते हो तो मेरी इतनी तो विनती स्वीकार करो। सिकंदर स्वामी को मेरी इतनी बात कह देना, इतना पूछ के वापस कर तो आने ही वाले हो। अब ये सिस्टम हमको समझ नहीं है साहब। रोज सूर्य जाता है, रोज चंद्र जाता है, वो यहाँ से महावीर जाएंगे, फिर महावीर से वापस यहाँ आएंगे। ये जो रोटेशन चल रहा है समझे, ये भी देवी देवता है। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा सब देवी देवता है, और ये भी जीव। अब बताइए साहब, सूर्य चंद्र ग्रह को नक्षत्र को राहु केतु मंगल शनि सबको श्वास लेनी कंपलसरी है कि नहीं? अब बिना श्वास लिए वो क्या करेंगे? हमारे लिए श्वास लेने से हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम से ब्लड सर्कुलेशन चलता है। अब उनके वैक्रिय शरीर में तो ब्लड है नहीं, लेकिन फिर भी श्वास नहीं लेंगे तो जी नहीं सके। अब बात ये है कि वहाँ कोई बीमार पड़े तो हॉस्पिटल है, वहाँ और देवलोक के अंदर बीमार पड़े तो ऑक्सीजन पर रखते हैं, आईसीयू है, कई है व्यवस्था, कई है सब। आप जाके आए नहीं गए थे, ये भूल गए? कितनी बार देवलोक में जाके आए, कितनी बार वहाँ का जन्म लिया, भूल कहाँ जाते हो आप? कुछ नहीं भूलते। आपको याद रहना चाहिए वहाँ की सिस्टम। पूरी दुनिया के अंदर मात्र यहाँ मनुष्य के लिए आईसीयू है। अब आजकल तो सरकार ने क्या, डॉक्टरों ने क्या, हॉस्पिटलों ने क्या, बिल्कुल वेंटिलेटर ऐसे लाए हैं कि मरे हुए मुर्दे को 2-4 दिन लगते हैं। मरने के बाद भी उसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ सर श्वास दे रहा है, हाँ सर श्वास दे रहा है। अरे भाई साहब क्या, वो डॉक्टर फिर 1 घंटे का बिल बनाते हैं, 1 घंटे के हिसाब से 2 दिन का बिल इतना हुआ, सब 3 दिन का वेंटिलेटर का बिल ही आपका 1000 रुपये, लाख रुपये हो गए। अब क्या करें? मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन की सप्लाई चालू होते हुए भी, चालू रहते हुए भी, अगर अंदर लेने वाला कोई नहीं है तो फिर मतलब ही नहीं है। श्वास कौन ले रहा है साहब? शरीर ले रहा है, मन ले रहा है, आत्मा ले रही है, नाक ले रहा है, इंद्रियां ले रही है, लंग्स ले रहे हैं। कौन ले रहा है श्वास? शरीर एक साधन है, नाक एक दरवाजा है, लेने वाला अंदर एक है। जब लेने वाला अपनी तरफ से अंदर श्वास ले रहा है, उसके बल पर वो जीवन जी रहा है, उसके बिना संभावना नहीं है, ये बात निश्चय है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये खुद जो हवा के जीव है, कितने जीव है हवा के? हवा के जीवों का प्रमाण कितना है? थोड़ा सा लिखना अपनी तरफ से, फिर से ध्यान देना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इधर देखिए, अगर एक पत्ता अगर यहाँ पर हम देख लें, ये अगर आप पत्ता लें, ये नीम का पत्ता लिया, एक नीम के पत्ते के जितनी साइज के इस आकार में कितनी हवा है? एक गिलास में भी तो हवा है, मटकटोरी में भी है, बॉटल में भी है, हवा तो सब जगह है। अब इतना सा एरिया हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं कि इतने एरिया में अगर जो हवा है उसके जीवों को खाली खसखस के दाने के जितना बड़ा बना दें तो शायद पूरे जम्मू द्वीप के अंदर न समाये। ये उपाय दी गई है। अब जिस तरह से 15वां आगम शास्त्र में जीव विचार के अंदर जो आई है, ध्यान रखिए, जीव विचार इट इज 1 चैप्टर, लेकिन उसका ओरिजिनल सोर्स जो है वो 15वां सूत्र आगम। जीव विचार ओरिजिनल रूप में जो है 15वां आगम में से लिया तो कितने परसेंट आया? 15वां में 1000% है, तो जीव विचार में 10% ही है। इतना ही शॉर्ट में आपको समझाया। अब आप ये सोचिए, यहाँ पर उपमाएं अलग अलग दी गई। पानी के अंदर के जीवों को उपमा दी गई कि अगर उसको पूरे जम्बू द्वीप में फैला दिया जाए तो कितने बड़े हो सकते हैं। आपकी कल्पना को
कबूतर के आकार जितने अगर कल्पना दी तो पूरे जम्बूद्वीप मतलब 1 लाख योजन में न सर, एक मतांतर से दूसरी कल्पना सरसों के दाने के जितनी है। 2 मतांतर है वहां पर, 2 मत अलग है। यहाँ हवा के जीव को खसखस के दाने के जितना बड़ा बना दिया जाए तो 1 लाख योजन के जम्बूद्वीप में न समा सके इतने हवा के जीव नीम के पत्ते जितने एरिया में। बोलिए माता जी, आप बोलिए बात से। हवा के जीव है अगर एक पत्ता भी, देखो मैंने पीपल का पत्ता नहीं बोला है, आप खाते उस पान का पत्ता नहीं बोला है, मैंने साइज बोली है। साइज से आपको एरिया समझ लेना चाहिए कि कितना एरिया हुआ, मतलब कितनी हवा। एक इतनी बॉटल हो तो उसमें कितनी हवा आएगी, इतनी बॉटल हो तो कितनी हवा आएगी, इतनी बॉटल हो तो कितनी हवा आएगी, एक ड्रम हो तो एक बैरल हो तो हवा, तो हवा ही ऐसा। अगर हम यहाँ पर इतना प्रमाण ले रहे हैं, इतने से प्रमाण में जो ली गई हवा और वो अगर उसके जीवों को बाहर निकाल के मान लो एनलार्ज करें हम, वो एनलार्जमेंट भी कितना, खाली खसखस के दाने के जितना। आपने सबने देखा है खसखस का दाना, अब है कितना और उतना सा बड़ा करो तो 1 लाख योजन में न समाए। अब आप इसका हिसाब कर लो कि ऐसे अगर हवा के अंदर जितने जीवों का प्रमाण है संख्या में, आज जाकर सिमंदर स्वामी को पूछो, हे भगवान ये वायु काय की संज्ञा के अंदर जीवों का प्रमाण संख्या में कितना है? प्रश्न बोलिए। मैंने बोला वो रिपीट तो करो, प्रश्न क्या है? वायु काय के जीवों का प्रमाण हवा में कितना है? वायु काय के जीव संख्या में कितने प्रमाण में है? तो सिमंदर स्वामी एक ही कहेंगे कि भाई हवा के अंदर भी अनंत जीव वायु काय का शरीर धारण करके रह रहे हैं। पानी की जल राशि में संसार में कितने जीव हैं? तो उसमें भी सिमंदर स्वामी कहेंगे अनंत जीव। अब काय के संज्ञा इधर देखिए, ये जो यहाँ पर बनाया ये हमारी पृथ्वी केंद्र के मनुष्य क्षेत्र भी गिरे। अब इसके चारों तरफ असंख्य द्वीप समुद्र ही समुद्र, चारों तरफ इतने असंख्य द्वीप समुद्र है। ये हमारी पृथ्वी का लेवल पूरा हो गया। अब आप यहाँ से नीचे उतरे की सात नरक। अब इधर देखिए आप सातों नरक क्षेत्रों के अंदर भी ये पहली नरक यहाँ से है और यहाँ तक आते आते ये जो 3 लेयर बन रहे हैं सर, अब ये इनके लेयरों के अंदर कितने प्रमाण में किसका कौन सा लेयर है, तो ये आपको अलग अलग करके बताए। इधर देखिए यहाँ पर एक लेयर जो आ गया, अब दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, तो इसके लिए स्पेशल नाम देकर के केवल ज्ञानी भगवान ने बताया घनोदधि, घनवात, तनवात। आप ध्यान से सुनिए, ना आपको कोई वेद वेदांत में मिलेंगे, ना दुनिया के किसी धर्म में ये बात आएगी। पूरी रामायण देखो, पूरा महाभारत देखो, कहीं पर एक अक्षर नहीं मिलेगा। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक आगमों में वहां जाओ, एक अक्षर नहीं मिलता है। और यहाँ महावीर इतनी स्पष्टता कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? महावीर को बरोबर है अपने केवल दर्शन से दिख रहा है, केवल ज्ञान से जान रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये एनालिसिस किया। एक लेयर पहला घनोदधि, पृथ्वी के नीचे जाओ तो जमा हुआ बर्फ जैसा पानी, उसके नीचे जाओ तो घनवात, जमा हुआ बर्फ जैसा हवा, और उसके नीचे जाओ तो तनवात, फैला हुआ पतला हवा का विस्तार। एक एक लेयर सारे, एक एक लेयर आ रहे हैं। आप इतनी बड़ी पृथ्वी कैसे रह रही है सर? इतनी भारी पृथ्वी, इतना वजन पृथ्वी में है, और इतनी भारी पृथ्वी किस बल पर रह रही है, किसके आधार पर रह रही है? आखिर उनका आधार किस पर है? इसलिए यहाँ पर नीचे एक लेयर आएगा जमा हुआ पानी।
जो बिल्कुल बर्फ की तरह से सॉलिड, इतना सॉलिड कि कई बार आपको लगता है कि ये पत्थर है कि पानी है। आपको मालूम होगा शायद पानी जम करके क्रिस्टल भी तो बनता है कि नहीं? लगते हैं बरसों लग जाते हैं, लेकिन बरसों लगने पर पानी जो था वो जम करके कितना क्रिस्टल बन गया। अब बरसों कितने लगे उसको, अब वो काय की योनि उसकी समाप्त हो गई, पृथ्वी काय की योनि शुरू हो गई, अब वो पृथ्वी काय। अब मैं आपको इन सब का कैलकुलेशन बताऊं, 7 लाख पृथ्वी का, 7 लाख अब का, 7 लाख देव का, 7 लाख बहु का, 10 लाख सब लाख, ये क्या है कैसा? अब है तो आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन, आप रुपए तो नहीं बोल रहे हो। 7 लाख पृथ्वी का बोल रहे हो, 7 लाख रुपए तो नहीं बोल रहे हो। तो आया कैसे 7 लाख? मैं यहाँ मुकेश जी जैसे ये सभी हमारे ट्रस्टी महानुभाव से निवेदन करता हूँ, अगले साल फिर मेरे जैसा छोटा सा मत लाना, बड़े आचार्य लाना, ये सारा वापिस इसको डिटेल बने समझा। मैं इस बार थोड़ा सा एक लिमिटेड समझा के जा, मैं रुपए में चांदी भी नहीं समझा। तो आप बड़े आचार्य श्री को लाना, किसी को जो इसको और डिटेल में विस्तार करके समझाएंगे। संप्रदाय कोई भी हो, ये तो महावीर की प्योर बात, बिल्कुल शुद्ध परमात्मा के सिद्धांत। अब ये घनवात इधर देखिए, सबके नीचे एक एक लेयर बन गया। अब यहाँ तक चले तो ये घनवात आया, अब ये तनवात आया, फिर वापिस घनु नदी के नीचे घनवात। अब एक के बाद एक सबका लेयर बरोबर बना हुआ है। जिस तरह से आप जाएंगे पृथ्वी तल के नीचे, तो एक के बाद एक ये यहाँ पर आप लिखिए घनो नदी, फिर ये लिखिए घनवात और ये लिखिए तनवात। जमा हुआ गाढ़ा पानी और जमा हुआ गाढ़ा हवा, ये दोनों भी अपने आप में है। मतलब हवा के जीव भी कितने। आपने फ्रिज का दरवाजा खोला, अंदर की ठंडी बाहर आई, बाहर की गर्मी अंदर, हवा गई कि नहीं गई? अब वो आपने जैसे फ्रिज का दरवाजा वापस बंद किया, ये बाहर के जो हवा के जीव अंदर गए, अब उनका क्या होगा? उनका क्या? ये आप खुद अनुभव करने के लिए एक बार आपको फ्रिज में बैठ जाना चाहिए। 1 घंटे के लिए फ्रिज में बैठो और फिर आप बाहर आओ, फिर आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, हाँ साहब क्या होता होगा अंदर। तो हमारे जैसे शरीर 60-70 किलो की काया आपकी और 5 इंद्रियां जिनकी है, और इनको तो खाली एक ही इंद्रिय। जैसे पानी ही जमता है ऐसी बात नहीं, हवा भी जमती है। दैट इज सॉलिड एयर बॉडीज। आ रहा है ख्याल में? पानी जम गया तो आप बर्फ खाओगे। अब ये सोचिए कि हमने आर्टिफिशियली फ्रीज में बनाया वो बर्फ, और आकाश से बारिश के अंदर ओले और करे पड़े वो बर्फ। अब ओला भी तो है, वो भी तो गिरते हुए बर्फ बनती ही गिरा है। आप पानी फ्रिज में रखो, उसको बर्फ बनने में कितनी देर लगेगी? और ये हवा में बादल से पानी बरसा और नीचे गिरा, इसको कितनी देर लगेगी? करो टाइम का कैलकुलेशन करके देखो। और जब ये संख्या हो गई तो इसके अंदर प्रमाण कितना बड़ा है। जब वो लिक्विड फॉर्म में था, अब वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो उतना ही प्रमाण है, और उतने ही प्रमाण में पानी के जीव कितने बढ़ गए, तो हवा के जीव कितने बढ़ेंगे, तब जाके इतना सॉलिड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आप लोग गलती से भी बर्फ बना करके भूल से ना, आए दिन गर्मियों में आप मैंगो जूस निकालते हैं, उसमें बर्फ डाल के रखते हैं। आए दिन आप जो है फ्रिज का पानी और बर्फ बना करके कैसे खा रहे हो? आपके शरीर का टेम्परेचर 97 डिग्री है, आपने अंदर से फ्रिज खोला, जूस निकाले, बर्फ डाला, मुंह में रख दिया। आपको लग रहा है ठंडक हो जाएगी, ठंडक हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो साइंस और ही कुछ अलग कह रहा है। बर्फ ठंडा नहीं है, बर्फ गर्म होता है, तासीर गर्म, उल्टा पड़ रहा है। अब आपके दिमाग में बात ही नहीं बैठेगी, साहब बिल्कुल ठंडा है। हाँ साहब जीप पर है, वहां तक आपको ठंडा लगेगा, ये आप समझ। महावीर ने यहाँ पर विज्ञान से अलग चलकर जीव हिंसा का गणित बताया, और विज्ञान ने चलकर आपके आरोग्य के फायदे आदि नुकसान की जो पाए।
बस बात इतनी सी है। आधा साइंस लाओ इधर से, आधा धर्म लाओ इधर से। धर्म का सिद्धांत समझ करके जीवों की रक्षा करो और विज्ञान का समझ करके आरोग्य सुरक्षित रखो। बोलो उनके जी कोई इन्होंने बोलो तो सही, खाली रिपीट करना। जाओ चलो सर, आ रहा है समझ में? द कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड रिलीजन बोथ आर। अब दोनों को साथ में समझने की कोशिश करिए भाई साहब, आपको ख्याल आएगा अच्छी तरह से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हम यहाँ पर जो बात कर रहे थे हवा के जीव, हवा कहाँ का, मतलब सातों नरक वाले, 7 नरक के अंदर 2 प्रकार की हवा है। पानी एक ही प्रकार का है आत्मा ने। पानी जमा हुआ घनो दधि, उदधि मतलब समुद्र, और हवा घनवान और तनवान, जमी हुई सॉलिड हवा और लिक्विड फॉर्म में पिघली हुई हवा। अब दोनों मतलब तनवान पतली हवा है। आप लोग अनुभव करते होंगे, कभी आप हिमालय पर चढ़िए तो आपको पता चले किस लेवल तक कितने प्रमाण में कैसी हवा है, और किस लेवल के ऊपर जाने पर हवा का पतलापन कितना ज़्यादा हो जाता है। कहीं चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ से लेकर के जाना पड़ता है, जो आपकी रेगुलर ऑक्सीजन है वो आपको साथ में लेकर जाना पड़ता है। अब मैं आपको कुछ समुद्र के अंदर भी नीचे भी ऑक्सीजन है कि नहीं? पानी के अंदर समुद्र की गहराई में नीचे चले जाओ तो वहां ऑक्सीजन है कि नहीं? अरबों खरबों नहीं, संख्या नहीं, असंख्य मछलियां, जलचर प्राणी समुद्र की गहराई में जी रहे हैं। वहाँ वनस्पति भी जी रहे हैं, वहाँ मछलियां भी जी रही है, कितने प्राणी हैं। अब आप सोचो तो वो क्या लेते होंगे साथ। आपने बरोबर मछली को देखी है, अब वो कैसे पानी को लेकर के पानी में से ऑक्सीजन को कैसे अलग करती है, ये सिस्टम उसके अंदर है, हमारे पास नहीं है। आपको मनुष्य को डाल दिया जाए समुद्र में तो मुश्किल होगा। हमको या तो सिलेंडर यहाँ से लेके जाना पड़े, उसके साथ हमारी ऑक्सीजन साथ में लेके जाओ, फिर आप समुद्र की गहराई में जाकर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाके वापिस आओ, लेकिन आप अपनी ऑक्सीजन लेके जाओ तो मछलियाँ कहाँ से लाती? उनकी क्या क्षमता है, कैसे वो ऑक्सीजन बाइफरकेट करती है, अंदर से एनालिसिस करती और अपना जीवन जीती। अब महावीर क्या कह रहे हैं साहब, ध्यान दीजिए। हमने अभी जो है एक रविवार के शिविर में जैन साइंस जो समझा था, और जैन साइंस के अंदर ग्रुप ऑफ एटम्स, सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स जो समझा था। अष्ट महावर्गणा जो हमने समझी, उसके अंदर श्वासोश्वास वर्गणा भी एक है। तो हम जो ग्रहण कर रहे हैं वो श्वासोश्वास वर्गणा ग्रहण कर रहे हैं साहब। आप ध्यान दीजिए, हमारे साथ जो सप्लाई सेटिंग है वो क्या, एक माता के गर्भ में बालक है, तो जैसे गर्भ बना कि पहले गर्भनाल बन गई और माता के हाथ के साथ जुड़ लिए जाकर माँ श्वास लेवे और ऑक्सीजन वहां तक गर्भ में बालक को पहुंचे, माँ आहार करे और माँ का आहार बालक तक पहुंचे। दिस इज नेचुरल फेनोमेना, ये सबके सबके। लेकिन अब सब जीवों का जन्म जिस तरह से गर्भ होकर जराई अंडर जिस प्रकार का जन्म होगा, मनुष्य बाल जन्मता है तो नाभि नाल जुड़ी हुई है। लेकिन आप प्राणियों में क्या देखते हो, पशु पक्षियों में क्या देखते हो भाई साहब, व्यवस्था ही अलग है। वहाँ एक अंडा भी बना है तो अंडे के जो होल्स बने, आप अंडे के अंदर जो व्हाइट पोर्शन है ऊपर बोलते हैं उसके स्किन होल्स है। जैसे हमारी चमड़ी और हमारी चमड़ी के स्किन होल्स है, वैसे अंडे के ऊपर स्किन होल्स है, और उस स्किन होल्स से ऑक्सीजन अंदर सप्लाई होती है, तब अंदर का बच्चा धीरे धीरे अपने शरीर का विकास करता है। अगर यही अंडा अगर बिल्कुल प्लास्टिक की तरह से एकदम जो है हो जाए कि जैसे स्किन होल भी ना हो और हवा भी पास ना होती हो, तो अंदर का बच्चा 2 मिनट भी नहीं जिएगा। ये आप समझ के चलो। हमारे यहाँ माता अगर गर्भ में बालक को ऑक्सीजन सप्लाई ना करा सके, एनी हाउ अगर ऑक्सीजन
ऑक्सीजन की सप्लाई डिटेक्ट हो जाए, छूट जाए, गर्भनाल टूट जाए, श्वासन क्रिया बंद पड़ जाए और बालक अगर मर जाता है तो फिर द ग्रोथ विल नॉट डेवलप एट ऑल। अब फिर डॉक्टर साहब कह दिएगा मरा हुआ बालक है, भाई साहब क्या करेंगे? तो यहाँ भी वही बात है कि हम ऑक्सीजन के आधार पर जीवन जी रहे हैं और सब संसार के अंदर सबकी व्यवस्था अपने अपने हिसाब। इसलिए जन्म के प्रकार ही बदल गए। कहाँ गर्भज जन्म कैसा है, कहाँ जरायु जन्म कैसा है, कहाँ अंडक जन्म कैसा है। आपको लग रहा है कि पोल्ट्री फार्म के अंदर गर्भ चिकन ने, मुर्गी ने जो अंडा दिया वो बरोबर जी रहा है, अंडा जीवित है। सवाल ये है कि पोल्ट्री फार्म के अंदर नेट बना करके चिकन ऊपर बैठती है, अंडा जाली के नीचे गिर गया। अब अंडा और चिकन का संयोग संपर्श नहीं हो पा रहा है। नहीं तो क्या करते हैं कि बुजुर्ग चिकन मुर्गी जो है गहरी लंबी श्वास लेती है और अपने शरीर के टेम्परेचर से उसके अंडे पर बैठकर सेवन करती है। सेवन करने का मतलब ये है कि अगर वो अंडे पर बैठती है तो अपनी ऑक्सीजन का प्रेशर करती है और वो गर्म ऑक्सीजन अंडे में जाती है। सो अंडे के अंदर जो लिक्विड फॉर्म होता है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। दैट इज द साइंस इनसाइड। अब वो किस तरह से अंदर कन्वर्जन होता है लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में आते आते हाथ पैर आँख नाक कान सब बनेंगे और बच्चा जन्म लेगा। लेकिन अब वहाँ युक्ति क्या की कि जैसे मुर्गी ने अंडा रखा और वो जाली के नीचे रख दिया ताकि मुर्गी अंडे का सेवन न कर सके, तो 2 घड़ी के अंदर का बच्चा अंडे के अंदर का बच्चा मर जाता है। आहार पानी का संबंध छूट गया, श्वास की प्रक्रिया का संबंध छूट गया, अब जीव उसमें से मर गया। क्या करेंगे आप? ऐसी स्थिति में क्या करेंगे सोचो। फिर आप बोलते हो कि एग्स आर वेजिटेरियन साहब। संसार के अंदर मनुष्य से बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है। आप देखिए कभी किसी जानवर को मूर्ख नहीं कहा, किसी हाथी घोड़े को मूर्ख नहीं कहा। राजा महाराजा ने एलिफेंट इज द ब्रिलियंट एनिमल ये शब्द दिए। इन ऑल द एनिमल्स द एलिफेंट्स आर द ब्रिलियंट ये शब्द क्यों दिए थे? सबसे ज्यादा चतुर होशियार जो है वो हाथी है, फिर सबसे ज्यादा चतुर होशियार जो घोड़े हैं। तो आप देखिए महाराणा प्रताप ने घोड़े पर युद्ध किया, रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े पर जो है तो घोड़ों का चातुर्य भी कितना कैसा था, तब जाकर के ये संभव हो पाया, नहीं तो नहीं हो पाता। ये बात अगर हम आज भी समझें हमको बरोबर अच्छी तरह से ख्याल आ जाएगा। मनुष्य सबसे बड़ा मूर्ख कब होता है? अपनी बुद्धि का उपयोग सर्वथा विपरीत करता है, तब वो मूर्ख कहलाता है। मनुष्य का काम ये है सबसे पहले कोई अंतिम सत्य ज्ञान प्राप्त करके अपनी मूर्खता को दूर करे, अपनी मूर्खता को दूर करे और अपना चातुर्य प्रकट करे। कब संभव है ये कि वो बरोबर सत्य ज्ञान को प्रस्थापित करे तो मनुष्य चतुर है, और नहीं तो विपरीत ज्ञान प्रस्थापित करे तो मूर्ख। ऐसी स्थिति के अंदर आज भी चिकन एग्स को इस तरह से वेजिटेरियन एग्स कह करके ये हिंदुस्तान के 125 करोड़ देश की जनता के लोगों को मूर्ख बनाया गया, ताकि लोग जो है संडे हो या मंडे ऐसा चलाया गया, चक्कर चला गया कि रोज लोग अंडे खाते हैं। और आप हैरान हो जाओगे गवर्नमेंट के फिगर सुन करके। नाउअडेज द गवर्नमेंट इज ग्रोइंग द प्रोडक्शंस ऑफ द एग्स इन द पोल्ट्री फार्म, so per day the one man can eat the 300 eggs every day. एक मनुष्य 300 अंडे रोज खा सके, इतना पोल्ट्री फार्म का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया, इतना पोल्ट्री फार्म को सब्सिडाइज कर दिया गया। उनको सब्सिडी इतनी दी जा रही है, कोई टैक्सेशन नहीं है, फ्री है सब कुछ। इतने प्रमाण में उनको उत्तेजित कर दिया कि एक आदमी 300 अंडे रोज का इतना उत्पादन बढ़ा, हालांकि इतना खाया नहीं जाता। भले कोई मुसलमान हो, चाहे वो कोई मांसाहारी हो, लेकिन वो 300 अंडे क्या 30 अंडे भी नहीं खा सकता है, कोई मर जाएगा बख्शा।
लेकिन फिर भी प्रचार ये किया। आज परिस्थिति ये है कि जब 300 अंडों का उत्पादन बढ़ा दिया, अब इतने अंडे उपयोग करना कहाँ पर और इतने अंडे डालना किसमें, कहाँ करना। आज की परिस्थिति ये है कि अंडों का उपयोग जो है आपके शैम्पू में किया जा रहा है और हर महिलाएं घर घर में शैम्पू ला करके ना रही, ये तकलीफ कर रही है। कारण ये है शैम्पू में क्यों डालते हैं अंडे, क्योंकि शैम्पू के अंदर एक एसिड है, वो सैलिसिलिक एसिड है और सैलिसिलिक एसिड जो है इतना जलद होता है वो आपके डैंड्रफ को मिटाता है, इसलिए शैम्पू में अंश के सिवाय बनता ही नहीं है। अब डाइल्यूट करने के लिए, एसिड को डाइल्यूट करने के लिए अंडे का रस डालकर सैलिसिलिक एसिड को डाइल्यूट किया ताकि जो है कोई महिलाएं चिल्लाए नहीं। लेकिन ये एसिडिक फॉर्म होने के कारण अब पहले तो बाल सफेद होते जाते हैं और फिर दूसरी कंपनी के साथ का उनका कोलैबोरेशन तैयार है, अब आपके बाल सफेद होते जाते हैं तो हमारा काला रंग लगाते जाओ। अब ये सब पुतले के रंगों को लगाते लगाते लाल पीले काले कहाँ तक चलोगे। आज 60 वर्ष की महिला भी सोचती है कि मैं भी सिर्फ में बाल बाले करूं ताकि आज घोड़े पर बैठ ऐसी लगनी चाहिए। अब हर व्यक्ति के लिए बहुत आसान हो गया आगे भी चले, सब कुछ कृत्रिम करके आप अपने आप को जो है ऐसा दिखाना चाहते हो कि आज घोड़े पर बैठने जैसे। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भाई। न शरीर का आपके पास ओरिजिनल शरीर की ओरिजिनल आपके पास कुछ भी नहीं बची और अब आप जा करके सारे आर्टिफिशियल करते जा। अब आप सोचिए यहाँ पर इधर देखिए, पहली नरक पृथ्वी, दूसरी नरक पृथ्वी उससे कितनी बड़ी है, दूसरी नरक से तीसरी नरक कितनी बड़ी है। ये नीचे आप देख रहे हो विस्तार फैल रहा है कि नहीं। तो पैर फैला कर खड़े हो तो यहाँ 1 रात लो, फिर 2 रात लो, फिर 3 रात लो, फिर 4 रात लो, फिर 5, फिर 6 और लास्ट में ये 7 रात लोग चौड़ाई भी नीचे है, 7 लोग ऊंचाई भी है। ये होते होते 1 पर आती है, ये नीचे जाते बढ़ते बढ़ते 7। अब ये आप समझिए कि इसके अंदर किस तरह से पानी जमा हुआ, पानी जमी हुई हवा और पतली हवा, गनोदगी, गनवात और तनवात महावीर के शब्द ये हैं, हमारी भाषा के शब्द साथ। फर्क कितना है। अब इनके अंदर जितने जीवों की संख्या का प्रमाण, अब ये कोई संख्या आप नहीं गिन सकते, मैं नहीं गिन सकता, है तो सही। अब ये हमारे जीव इतने इतने अनंत हैं और इन अनंत जीवों के हवा का अब इनका क्या करें। सवाल ये आता है कि जब आईसीयू में आप होते और वहाँ जो ऑक्सीजन आपको सप्लाई की जाती है वो ऑक्सीजन पर ही हम जीवन जीते हैं या श्वासोश्वास वर्गणा को लेकर के जीते। अगर हम श्वासोश्वास वर्गणा को नकार दें, निषेध कर दें उसका, तो वो भी नहीं चलता है। बिना उसके भी संसार में किसी का जीवन संभव नहीं। और यहाँ ये व्यवस्था आ गई कि ऑक्सीजन जो है वो क्या श्वासोश्वास वर्गणा के रूप में ही है या उसके साथ श्वासोश्वास वर्गणा फैली हुई है। बिना श्वासोश्वास वर्गणा का पूरे 14 राज्यों में 1 mm एरिया भी खाली नहीं है और बिना सूक्ष्म अवकाय का, बिना सूक्ष्म वायुकाय के संसार का 1 भी mm क्षेत्र भी खाली नहीं है, सब जगह पर है, निश्चित रूप से है। अब ऐसी स्थिति के अंदर संसार के समस्त जीवों को जो हवा लेनी अब आपके हाथ में है। हम हवा के बारे में अगर ये समझते हैं, इन हवा के जीवों का, वायुकाय के जीवों का स्वरूप समझते हैं, आप इनकी हिंसा से कैसे बचोगे। सवाल ये है कि ऑक्सीजन लेना जरूरी है, नाक बंद नहीं कर सकते हम, नाक खुला है 24 घंटे, नींद में भी रहोगे तो आप श्वास लोगे। कुछ लोग कोमा में है, 10 साल से कोमा में है तो भी उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम बरोबर चल रही है, आयुष्य कर्म में है, उसके कारण हार्ट चल रहा है, हार्ट पंपिंग हो रहा है, हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, बरोबर जो है सारी क्रिया चल रही है, तभी जीवित है। लेकिन अब ये सोचिए कि अनिवार्यता किसमें,
मैं पंखा नहीं चलाऊं तो भी चल सकता है, बचिए आप। मैं एसी नहीं चलाऊं तो भी चल सकता है, बचिए आप। एयर कूलर चलाए बिना मैं अगर पश्चिम की दिशा देख करके वहां सो जाऊं, हवा बरोबर आएगी, चल सकता है साहब। एक थाना के अंदर रौनक कर का युवक था, वो इतना ओवर पंखे के साथ में सोता था, पंखा अलग से और फिर वापस एयर कूलर अलग से। अब होते होते सर्दी जुकाम का ऐसा शरीर बन गया। जब उसको ये समझाया गया कि भैया ये सब बंद करो, नेचुरल हवा में गैलरी में बाहर आके सो जाओ, तो पहले तो अंदर से दिमाग के स्क्रू फिट थे। मेरा पलंग इतना अच्छा है, मेरी 6 इंच का डनलॉप का पिल्लो अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, ये सब छोड़ कर के मैं गैलरी में सो, मेरे को नींद ही नहीं आएगी। मैंने कहा धरती पर जमीन पर ऐसे ही सो जाओ, आराम से नींद आए। एक काम करो, आप जाकर के रात को चक्कर लगा के आओ, कितनी दुकानें बंद होने के बाद कोठे पर बैठे गरीब लोग सोते हैं, वो सिर पर हमारी करने वाले अपनी पार्टी रखकर, बूट चप्पल रखकर, उसी का तकिया बनाकर कितने सोते हैं। एक बार चक्कर लगा के देख के आओ, उनको कैसे नींद आती है। एक बार मानस बदल दिया और फिर आकर गैलरी में सोने लग गए। बड़ी अच्छी फ्रेश हवा थी और नेचुरल हवा के अंदर सोने से सर्दी जुकाम भी बंद हो गया था, कुछ भी नहीं रहा। आप सोचिए, पूरी बातें बदल गई और हवा के इतने जीवों को पंखा और कूलर बंद करके, एसी बंद करने से 3 तरीके से हवा के जीवों की हिंसा विराटना बंद कर। जब आप कई बार रनिंग करके आते हो, दौड़ करके आते हो, योगासन या एक्सरसाइज करके आते हो और शरीर का टेम्परेचर आपका एकदम बढ़ता है 97 से और ऊपर जाकर के शरीर का पसीना बाहर फेंक रहा है और आप क्या सोचते हो, चलो पंखे के नीचे खड़े रह जाएंगे। अब आपके शरीर की गर्मी जितनी बड़ी है, पसीना बाहर फेंक रहा है और आपने पंखा या एक एयर कंडीशन एसी चालू कर दिया, सारे हवा के जीव आपके पसीने पर आकर चिपक जाएंगे। आपने रुमाल घुमाया, सब जीवों की हिंसा हो रही है। चलो ये तो जीव हिंसा होनी है, आए हुए शास्त्र ने ना कह दिया, दूर से लोग बाहर से आकर तुरंत पंखे के नीचे मर गए। आपके शरीर को भी नुकसान है, रोग बीमारियां तो घेरेगी, लेकिन वायु काय के जीवों की विराटना बढ़ जाएगी। ये आपको सोचना बहुत जरूरी हो जाए। लेकिन जो नहीं सोचते हैं उनके लिए सोच ही नहीं है। बटन दबाओ, पंखा चालू करो, बटन दबाओ, एसी चालू करो, काम हो गया बस। फटाफट सारी चीजें बटन आश्रित होती जा रही है और जितनी बटन आश्रित होती जा रही है, हाथ पैर चलने बंद हो रहे हैं। अब वो भी नहीं आएगा सर, रिमोट कंट्रोल है, एसी वहां लगाए, यहाँ से हाथ में खाली बटन दबाओ, एसी चालू होगा। आपको खड़े भी नहीं होना है, बैठना है, कुछ भी नहीं। ऐसी परिस्थितियों में हाथ पैर हमारे जो है रुक जाएंगे, बहुत कठिन समस्या होगी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 15 अगस्त आ रही है, एक तरफ तो जो है